नमस्कार दोस्तों। रीट मेन एग्जाम यानी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए हम देख रहे थे राजस्थान का इतिहास। यह अध्यापक भर्ती परीक्षा सीधी भर्ती परीक्षा है। उसके लेवल प्रथम और लेवल दो द्वितीय दोनों के लिए हमारी क्लासें चल रही है राजस्थान जीके की। और राजस्थान इतिहास की आज हमारी क्लास नंबर 7 रहेगी, जिसके अंदर क्लास नंबर 6 के अंदर हमने देखा था मेवाड़ के अंदर गोइल वंश 1303 ईस्वी तक हमने देख लिया था। 1303 से 1326 तक एक एक का अधिकार वहां पर रहता है और 1326 के बाद वहां पर सिसोदिया यानी राणा शाखा का शासन प्रारंभ होता है मेवाड़ के अंदर। उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। राणा शाखा मेवाड़ का सिसोदिया वंश। दोस्तों मित्रों, ये जो हमारी क्लास रहती है आपके आरबीएससी की जो किताबें चलती है और हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तकें चलती है, उन्हीं के आधार पर हमारी ये क्लासें रहती है। दोस्तों तो आराम से अटेंड कीजिए, आपका पेपर इनसे बाहर नहीं जाने वाला है। आप बहुत सारी क्लासें अटेंड करते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंगों में एडमिशन लेकर तैयारी करते हैं, लेकिन आरबीएससी और हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तकें चलती है एनसीईआरटी बेस पर, उनके अकॉर्डिंग आपको कहीं पर भी सिलेबस नहीं मिलता है, वो सिर्फ आपको यहां पर मिलेगा। इसलिए प्रत्येक क्लास को आप अटेंड कीजिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है रीट मेंस इतिहास या हिस्ट्री के नाम से, वहां पर जाकर आप सभी क्लासें अटेंड कर सकते हैं। ये नोट्स आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में मिल जाएंगे। अदर किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आपको यहां पर नीचे दिया गया है इंस्टाग्राम आईडी, वहां पर जाकर आप फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों तो चलते हैं आज की इस क्लास की ओर, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें। मेवाड़ में सिसोदिया वंश या राणा शाखा के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। हमीर देव सिसोदिया शासक बनते 1326 में और 1364 तक ये शासन करते हैं। दोस्तों मेवाड़ में सिसोदिया वंश या राणा शाखा के संस्थापक है ये। दोस्तों क्या है? संस्थापक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिसोदिया वंश के संस्थापक, मूल पुरुष, आदि पुरुष, आप इन्हीं को बोल सकते हैं। दोस्तों इनके पिता थे हरि सिंह, माता का नाम था उर्मिला, और हमीर देव सिसोदिया की अगर हम बात करते हैं कि इनके उपनाम क्या है, तो यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। विषम घाटी पंचानन, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है उसमें कहा गया है। वीर राजा इनको कहा गया है रसिक प्रिया में कुंभा के द्वारा, जो रसिक प्रिया कुंभा का ग्रंथ है उसके अंदर, और मेवाड़ का उद्धारक। इन नामों से हमीर देव सिसोदिया को जाना जाता है। दोस्तों तो वापस देख लीजिए, हमीर देव सिसोदिया है आपके सिसोदिया वंश के संस्थापक। दोस्तों पिता हरि सिंह, माता उर्मिला, विषम घाटी पंचानन कीर्ति स्तंभ इस प्रशस्ति है उसमें कहा गया है। वीर राजा रसिक प्रिया जो कुंभा का ग्रंथ है उसमें कहा गया है, और मेवाड़ का उद्धारक इनको कहा जाता है। दोस्तों अब देखिए आगे मित्रों, हमीर देव सिसोदिया, इनके समय होता है सिंगोली का युद्ध 1336 ईस्वी में। किनके मध्य? हमीर देव सिसोदिया और मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य, जिसमें विजयी कौन रहते हैं? हमीर विजय ही रहते हैं। दोस्तों और इन्होंने निर्माण करवाया था अन्नपूर्णा माता, बिरवड़ी माता का मंदिर है उसका। दोस्तों यह है हमीर देव सिसोदिया। इनके बाद सिसोदिया वंश में अगले शासक बनते हैं, वो बनते हैं क्षेत्र सिंह या खेता, 1364 से लेकर 1382 तक। देखिए मालवा मेवाड़ संघर्ष की शुरुआत इन्हीं के समय होती है। मालवा मेवाड़ संघर्ष की शुरुआत इन्हीं के समय होती है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मालवा और मेवाड़ के मध्य जो संघर्ष होता है उसकी शुरुआत किसके समय होती है? तो सामने आपको उत्तर मिल रहा है क्षेत्र सिंह या खेता के समय। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से आप इसका उत्तर है वो दे सकते हैं। दोस्तों मालवा शासक थे दिलावर खां, उनको पराजित किया था खेता ने। दोस्तों खेता ने मालवा के शासक दिलावर सिंह को क्या किया है? पराजित किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह भी रह सकता है। दोस्तों इनका पुत्र है राणा लाखा या लक्ष्य सिंह। दोस्तों यह भी अच्छा क्वेश्चन है। अब चलते हैं राणा लाखा की ओर। यह है नेक्स्ट शासक हमारे राणा लाखा।
अब मित्रों एक जानकारी यहां से मैं आप सभी को देना चाहता हूं, क्योंकि तैयारियां आप कर रहे हैं। राजस्थान का इतिहास जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आप इधर से उधर घूम जाते हैं। जब मेवाड़ का पढ़ रहे हैं, मारवाड़ का पढ़ेंगे, आमेर का पढ़ेंगे, जयपुर का, बीकानेर का, भरतपुर का, कोटा बूंदी का, चौहान वंश पढ़ेंगे, तो क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कौन सा शासक कहां पर। तो मित्रों इसका आसान तरीका आपके सामने में लेकर आया हूं, ये नोट्स दोस्तों। इतने शॉर्ट में नोट्स है, संपूर्ण यहां पर जानकारी दी गई है, कम पेचों के अंदर आपको ये नोट्स मिलेंगे और आसानी से आप इनका अध्ययन भी कर सकते हैं दोस्तों। एक बार जिन्होंने हमारा मारवाड़ का राठौड़ वंश, बीकानेर का राठौड़ वंश पढ़ लिया है, गुर्जर प्रतिहार वंश हमारी पढ़ लिए, तो उनको पढ़िए आप। आपको ऐसा लगेगा कि हम कहीं पर भी चले जाए, इनसे बेस्ट आपको कहीं पर भी नोट्स नहीं मिलेंगे दोस्तों। अब देखिए राणा लाखा या लक्ष्य सिंह, इनके बारे में देखते हैं। चांदी की खान मिली जावर उदयपुर में। इनका शासन 1382 से 1421 तक रहेगा मित्रों, और इन्हीं के समय चांदी की खान जो जावर वाली है ना, वो राणा लाखा या लक्ष्य सिंह के समय मिली दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आ सकता है, ये याद रखना आपको। पिछोला झील जो उदयपुर में, उसका निर्माण एक बंजारे के द्वारा करवाया गया, जिस बंजारे का नाम था पिच्छू बंजारा। पिच्छू बंजारे के द्वारा लाखा के समय पिछोला झील का निर्माण उदयपुर में करवाया गया। इनके दरबारी थे, उनमें जोटिंग भट्ट व धनेश्वर भट्ट। जो दरबारी कौन थे, जोटिंग भट्ट व धनेश्वर भट्ट दोस्तों। अब देखिए विवाह, ये दो रियासतों के मध्य विवाह हुआ है, राणा लाखा व हंसाबाई का। हंसाबाई है राव चूड़ा की पुत्री, जो क्या है, मारवाड़ के शासक है, और मारवाड़ की क्या है, ये राजकुमारी है। कौन है, हंसाबाई है दोस्तों। अब देखिए लाखा व हंसाबाई से पुत्र उत्पन्न होता है, उसका नाम है मोकल दोस्तों, जो क्या बनता है, अगला शासक बनता है। तो ये हंसाबाई आगे भी हमारे आवल बाउल की जो संधि होने वाली है वहां पर भी हंसाबाई आएगी। तो हंसाबाई है वो किनकी रानी है, लाखा या लक्ष्य सिंह की रानी है, राजकुमारी है मारवाड़ की दोस्तों। तो यहां पे जो हंसाबाई और राणा लाखा का पुत्र मोकल, इसको क्या कर दिया गया है, उत्तराधिकारी घोषित। लेकिन इनसे बड़ा पुत्र एक अन्य रानी का था, जिसका नाम था कुंवर चूड़ा दोस्तों। यह हो गया सन्यासी। देखिए मेवाड़ का राम, मेवाड़ का भीष्म पितामह, मांडू गुजरात में कुछ समय बिताया। यानी कि कुंवर चूड़ा ने भीष्म प्रतिज्ञा ली कि मैं कभी भी शासक नहीं बनूंगा, इस वजह से इसको भीष्म पितामह भी कहा जाता है दोस्तों। अब लाखा के सामने जो मुख्य समस्या आती है वो आती है कि ये बूंदी का किला नहीं जीत पा रहे थे, और इनकी प्रतिज्ञा थी कि मैं बूंदी का जो तारागढ़ दुर्ग है उसको जीतूंगा। तो इन्होंने क्या किया, बूंदी के तारागढ़ किले को जीतने की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए नकली तारागढ़ किला बनाया, और वहां के शासक थे कुंभाहाड़ा। एक कुंभाहाड़ा नकली बनाया और कुंभाहाड़ा को इन्होंने मार दिया। यानी एक नकली काम इन्होंने किया और अपनी प्रतिज्ञा को क्या किया, पूरा किया दोस्तों। तो यहां से देखिए ये थे राणा लाखा, लक्ष्य सिंह, और इनके बाद जो अगले शासक बनकर आते हैं वो आएंगे मोकल, हंसाबाई और लाखा के पुत्र राणा मोकल दोस्तों। 1421 से लेके 1433 ईस्वी तक शासक बने हैं राणा मोकल। अब देखिए संरक्षक कौन है, कुंवर चूड़ा बड़े भाई व रणमल जो मारवाड़ से हैं। मारवाड़ के शासक है रणमल, वो इनके क्या है, संरक्षक, इनके मामा। इनके दरबारी कौन है, योगेश्वर भट्ट है, और विष्णु भट्ट इनके क्या है, दरबारी है दोस्तों। इनके समय, मोकल के समय वास्तुकार थे फन्ना, मन्ना और विसल दोस्तों। निर्माण इन्होंने करवाया समदेदेश्वर मंदिर का, जिसको मोकल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इनके अलावा एकलिंग मंदिर है, उसका परकोटा भी का है, जो परकोटा एकलिंग जी का मंदिर, उस परकोटे का भी निर्माण मोकल ने करवाया दोस्तों। तो दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। समझ में आ गया यहां से? तो ये चीजें हैं जो मोकल के बारे में इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां से इनके समय, मोकल के समय जो युद्ध होते हैं उनके बारे में देखते हैं। रामपुरा का युद्ध होता है 1428 में, फिरोज खान नागौर के और मोकल के मध्य, जिसमें मोकल क्या करते हैं, विजय प्राप्त करते हैं।
इसके बाद अहमद शाह का आक्रमण हो जाता है 1433 ईस्वी के अंदर। अब देखिए 1433 में अहमद शाह का आक्रमण होता है। इनके मध्य अहमद शाह गुजरात, मोकल और रानी कमलावती दोस्तों। अहमद शाह के आक्रमण के तहत चाचा मेरा व महपा पंवार ने मिलकर मोकल की क्या कर दी? हत्या कर दी। जब अहमद शाह ने आक्रमण किया, चाचा मेरा और महपा पंवार है, उन्होंने मिलकर मोकल की कर दी यहां पर हत्या दोस्तों। तो ये थे राणा मोकल, हंसाबाई लाखा के पुत्र। इनके बाद अगले शासक बनकर आते हैं, जो आते हैं मोकल के पुत्र महाराणा कुंभा दोस्तों। महाराणा कुंभा, देखिए यहां पे एक एक जानकारी इंपॉर्टेंट रहेगी। इनके पिता, यानी पहले देख ले 1433 से 1468 तक ये करेंगे शासक। पिता थे इनके मोकल, माता थी सौभाग्य देवी, दादा थे लाखा, शिल्पी था मंडन, और यह इंपॉर्टेंट रहेगा मंडन दोस्तों आपके लिए। मंडन है जो आपके लिए क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। अब देखिए आराध्य देव इनके कुंभा के थे विष्णु, और इनके गुरु थे हीरानंद दोस्तों। ये नॉर्मल सी जानकारी आपके सामने। पिता मोकल, माता सौभाग्य देवी, दादा लाखा, शिल्पी मंडन, आराध्य देव विष्णु भगवान, गुरु हीरानंद दोस्तों। यह है महाराणा कुंभा के बारे में जानकारी। अब देखिए कुंभा के बारे में, अधिक सर्वाधिक उपाधियों वाला शासक, यानी कि राजस्थान की बात कर लो आप, सर्वाधिक जो उपाधियां मिली अभी तक वो मिली है महाराणा कुंभा को। कितनी? 108 उपाधि इनको मिली है। और इसकी जानकारी हमें मिलती है, वो मिलती है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जो कवि महेश यात्री के द्वारा लिखी गई है, वहां पर इसकी जानकारी हमें मिलती है दोस्तों। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए क्या रह सकता है? इंपॉर्टेंट रह सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए क्या हो सकता है? बन सकता है ये। अब देखिए मित्रों, अभिनव भारताचार्य इनकी उपाधि थी। अभिनव भारताचार्य इनको क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये संगीतज्ञ थे, और इसी वजह से इनको अभिनव भारताचार्य की उपाधि दी गई। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए क्या है? बन सकता है दोस्तों। इनके अलावा देखिए हाल गुरु, यानी पहाड़ी किलों का विजेता या स्वामी भी इनको कहा जाता है। हाल गुरु, हाल गुरु या सेल गुरु एक ही चीज है, पहाड़ी दुर्गों का विजेता होने के कारण। राणा रासो, साहित्य का जानकार व विद्वानों का आश्रयदाता। राणा रासो दोस्तों, विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण राणा रासो, राय रासो, राय रायण, इन नामों से इनको जाना जाता था। आगे सेल गुरु या हाल गुरु एक ही चीज है दोस्तों, ये एक ही चीज है। आगे आ रहा दान गुरु। दान गुरु का मतलब दानी शासक था ये, दानी शासक होने के कारण कुंभा को। बात करते हैं यहां पर छाप गुरु की। ये देखिए चाप गुरु है, छाप नहीं है, चाप गुरु, यानी धनुर्विद्या का क्या थे? ये ज्ञाता थे दोस्तों। बात करें छाप गुरु की, छापामार युद्ध करने का जो तरीका होता है उसमें ये क्या थे? प्रवीण थे दोस्तों। तो छापामार युद्ध करने के कारण इनको छाप गुरु कहा जाता था। इनके अलावा इनको हिंदू सुल्तान भी कहा जाता था। हिंदू सुल्तान, नरपति की अश्वपति यानी कुशल घुड़सवार थे ये। नरपति यानी मानवों में ये श्रेष्ठ थे। तो ये सभी उपाधियां किनकी थी? इन्हीं की थी दोस्तों। ये थे हमारे महाराणा कुंभा की उपाधियां। अब महाराणा कुंभा के समय होते हैं युद्ध दोस्तों, और उनमें पहला जो युद्ध आता है कुंभा के समय, वो आता है सारंगपुर का युद्ध, जो 1437 ईस्वी में हुआ। कहां है सारंगपुर? मध्य प्रदेश, यानी मालवा के अंदर। मध्य प्रदेश मालवा के अंदर। कारण क्या बना? कारण बना मोक्कल के हत्यारों को शरण देना। मालवा के शासक थे महमूद, उन्होंने क्या की? जो मोक्कल, इनके पिता, कुंभा के पिता के जो हत्यारे थे चाचा मेरा व महपा पवार, उनको क्या दी थी? शरण दी थी। इसी के कारण यह युद्ध होता है सारंगपुर का युद्ध। किनके मध्य हुआ है? महाराणा कुंभा व महमूद खिलजी प्रथम के मध्य। कुंभा ने चाचा मेरा की वहां पर क्या कर दी? हत्या कर दी। महमूद खिलजी को प्रथम को 6 माह तक कैद रखा व बाद में क्या कर दिया? रिहा कर दिया। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, अच्छा क्वेश्चन है जो बन सकता है दोस्तों। मालवा विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने विजय स्तंभ का क्या करवाया?
निर्माण करवाया। मालवा विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने विजय की स्तंभ है उसका निर्माण करवाया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। अब दोस्तों यहां पर जो ये सारंगपुर का युद्ध है इसका वर्णन किसने किया था? ये क्वेश्चन आया था एक बार। इसका वर्णन किया था मित्रों, किसने किया था इसका वर्णन? ये बताइए आप सभी। अबुल फजल ने। किसने किया था? अबुल फजल ने। अकबरनामा में अबुल फजल है, उन्होंने अकबरनामा जो उनका ग्रंथ है उसके अंदर, अकबरनामा के अंदर इसका वर्णन है वो किया था दोस्तों। तो यहां पे विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। चलिए विजय स्तंभ के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, अन्य नाम विक्ट्री टावर, गरुड़ धवन, विजय स्तंभ, इनके नामों से भी जाना जाता है। गरुड़ हवन नहीं है, ध्वज है ये। समर्पित है भगवान श्री विष्णु को दोस्तों। निर्माण राणा कुंभा ने 1440 से 1448 के मध्य इसका करवाया दोस्तों। मालवा विजय के उपलक्ष्य में, मालवा विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया। वास्तुकार थे जेता, नापा, पुंजा, पोमा, ये सभी यहां पर क्या थे? वास्तुकार थे दोस्तों। उपनामों में इसकी बात हम करते हैं तो मूर्ति कला का विश्वकोश या मूर्तियों का अजायब घर किसको कहा जाता है? विजय स्तंभ को कहा जाता है दोस्तों। यहां पर कुल 9 मंजिल है और तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। कुल विजय स्तंभ में 9 मंजिल और तीसरी मंजिल है, वहां पर 9 बार अरबी भाषा के अंदर अल्लाह लिखा हुआ है दोस्तों। इसके अलावा हम प्रतीक चिन्ह की बात करें तो देखिए राजस्थान पुलिस व आरबीएससी बोर्ड का जो चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है, उसमें आपको विजय स्तंभ दिखाई देगा। विजय स्तंभ का निर्माण तो यहां पर कुंभा ने करवाया है। विजय स्तंभ का निर्माण तो कुंभा ने करवाया है, लेकिन पुनर्निर्माण इसका करवाया महाराणा स्वरूप सिंह ने। किसने करवाया है? महाराणा स्वरूप सिंह ने। यह भी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है। अब देखिए विशेषता। राज्य की पहली इमारत जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। राजस्थान की ऐसी इमारत जिस पर सबसे पहले डाक टिकट जारी किया गया वो है आपके विजय स्तंभ दोस्तों। और कर्नल जेम्स टोड ने कुतुब मीनार से सर्वश्रेष्ठ किसको बताया है? विजय स्तंभ को बताया है दोस्तों। तो यह आपका जो विजय स्तंभ है, यह सारंगपुर के युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, मालवा विजय के उपलक्ष्य में। अब आगे दोस्तों है वो जानकारी लीजिए। यहां पर देखिए हम पढ़ते हैं ना, जब रणमल के बारे में, जोधपुर के यानी जोधपुर का राठौड़ वंश पढ़ा था, तो रणमल की हत्या कर दी गई थी जहर देकर, उनकी ही प्रेमिका पासवान बारमली के द्वारा। यह किसने किया है? यह कुंभा के जो सरदार थे, कुंभा के जो सामंत थे, उनके द्वारा। तो देखिए कुंभा ने बारमली की सहायता से जहर देकर रणमल जो जोधपुर के शासक थे उनको क्या किया? मरवा दिया है दोस्तों। अब दोस्तों यहां पे आपको समझ में आ गया होगा, रणमल को मरवाया है, इसका मतलब मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य विरोध यहां पर चल रहा है। और चल क्यों रहा है? वो चल रहा है सीमा निर्धारण को लेकर दोस्तों। कुछ समझ में आया? यहां पे सीमा निर्धारण को लेकर यहां पे क्या चल रहा है? इनके मध्य विरोध चल रहा है दोस्तों। अब यहां पर होती है आवल बावल की संधि 1453 ईस्वी के अंदर। अब देखिए आवल बावल की संधि होगी, आवल यानी मेवाड़, बावल यानी मारवाड़। अब देखिए हम पढ़ रहे हैं आवल बावल की संधि और यहां पर देखिए नाम आया हंसाबाई। यह हंसाबाई क्या है? मेवाड़ के शासक लाखा की क्या है? दादी। लाखा की क्या है? ये दादी दोस्तों, याद रखना। अब देखिए मारवाड़ व मेवाड़ की सीमा का निर्धारण किया गया, जिसमें सोजत है ना, सोजत, उसको केंद्र माना गया। किनके मध्य हुई है? कुंभा व जोधा के मध्य ये आवल बावल की संधि हुई है। और आवल बावल में जो मुख्य रूप से भूमिका निभाई है वो हंसाबाई ने, क्योंकि एक मारवाड़ है जहां पर उसका पिहीर है, उसके भाइयों का वहां पर चल रहा है शासन, भाइयों के बेटों का शासन चल रहा है। एक है मेवाड़ जहां पर उसका ससुराल है, जहां पर उसकी ही औलाद का, उसके ही पुत्र पुत्रियों का क्या चल रहा है? शासन चल रहा है दोस्तों। इस वजह से हंसाबाई ने आवल बावल की संधि करवाई दोस्तों। आ गया समझ में? अब देखिए इसके बाद 1453 के बाद 1456 में होती है चंपानेर की संधि। इसको समझना दोस्तों। चंपानेर की संधि के अंदर कोई मेवाड़ का नहीं आया है दोस्तों।
जो चंपानेर की संधि यहां पर हो रही है मित्रों, यह हो रही है दो शासकों के मध्य। एक तो है गुजरात का, एक है मांडू का। गुजरात का शासक है कुतुबुद्दीन और मांडू का जो शासक है वो है महमूद खिलजी। कौन है? महमूद खिलजी। अब इनके मध्य जो ये संधि हो रही है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या था? मेवाड़ पर अधिकार करना। क्या उद्देश्य था? कि चंपानेर की संधि कुतुबुद्दीन और महमूद खिलजी ने की कि हम दोनों मिलकर मेवाड़ को हमारी अधीनता स्वीकार कराएं, हम मेवाड़ पर अधिकार करें दोस्तों। लेकिन इस संधि के बाद कुंभा ने इसको क्या कर दिया? संधि को असफल कर दिया। तो यह थी चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि के बाद होता है कुंभा का बदनौर का युद्ध दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट है, बदनौर का युद्ध। अब देखिए यहां पे बदनौर है भीलवाड़ा के अंदर। युद्ध कब हुआ है? 1456 के अंदर। मध्य देखिए महमूद खिलजी प्रथम व कुंभा के मध्य। महमूद खिलजी प्रथम व कुंभा के मध्य। यह मांडू का शासक है महमूद खिलजी प्रथम दोस्तों। यहां पर फिर जीत कौन जाता है? कुंभा यहां पर जीत जाते हैं और विजय के उपलक्ष्य में कुशाल माता मंदिर जो बदनौर में है उसका निर्माण इन्होंने करवाया। कुशाल माता मंदिर बदनौर भीलवाड़ा के अंदर इन्होंने निर्माण करवाया दोस्तों। बदनौर भीलवाड़ा में ना, ये तो यहीं पर ये जो युद्ध थे वो हो गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट, हम जब कुंभा की बात करते हैं तो कुंभा से रिलेटेड जानकारी, अदर जानकारी से क्वेश्चन बहुत बनते हैं क्योंकि प्रतापी शासक थे ना ये मेवाड़ के। अब देखिए कुंभा ने निर्माण किसका कराया? वैसे तो बहुत सारे किलों का इन्होंने निर्माण करवाया, लगभग 32 किलों का कहा जाता है कि इन्होंने निर्माण करवाया। लेकिन मुख्य रूप से देखिए कुंभलगढ़ है राजसमंद वाला, बसंतगढ़ यानी बसंती किला है, अचलगढ़ किला है सिरोही वाला और मचान दुर्ग है सिरोही वाला। इनका क्या करवाया है? कुंभा ने निर्माण करवाया है। और यही आपके लिए क्या रह सकते हैं? इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, यहीं से आपके एग्जाम के अंदर है जो क्वेश्चन बन सकता है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, जिसमें देखिए हमने कुंभलगढ़ देख लिया, कुंभलगढ़ है। यहां पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, कुंभलगढ़ का शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ का शिल्पी कौन था? कौन था मित्रों? मंडन। कौन था? मंडन इसका क्या था? शिल्पी था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके अलावा देखिए हमने सिरोही का मचान दुर्ग आ गया, बेरहाट दुर्ग का भी इन्होंने निर्माण करवाया था, अचलगढ़ सिरोही वाला आ गया, ये सभी का निर्माण इन्होंने ही करवाया। सबसे इंपॉर्टेंट कुंभलगढ़ का दुर्ग है, इसके अंदर एक लघु दुर्ग का इन्होंने निर्माण करवाया जिसको अपने निवास स्थान के रूप में जाना जाता है, उसको कहा जाता है कटारगढ़। क्या कहा जाता है? कटारगढ़ कहा जाता है। ये जो जानकारी है मित्रों दुर्गों के अंदर क्या है, दुर्गों के बारे में किस इतिहासकार ने क्या कहा, ये हम जब दुर्ग पढ़ते हैं, किले पढ़ते हैं तो वहां पर यह जानकारी आती है। यहां पर तो इतना ही है कि कुंभलगढ़ का निर्माण किस शासक ने करवाया है? तो कुंभा ने करवाया। चलो और जानकारी दे दूं, कुंभलगढ़ दुर्ग को देखने के लिए आते हैं कौन मित्रों? अबुल फजल। अबुल फजल आते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग को देखने और क्या कहते हैं? यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि ऊपर देखने पर पगड़ी भी सिर से नीचे गिर जाती है दोस्तों। ये थे किले। किलों के बाद मंदिरों की अगर हम बात करते हैं तो देखिए कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहां पर? कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण चित्तौड़गढ़ के अंदर। इसके अलावा देखिए श्रृंगार चौरी मंदिर का निर्माण भी कहां पर करवाया है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण कहां पर करवाया है? चित्तौड़गढ़ के अंदर इन्होंने करवाया। कुशाल माता का मंदिर जो हमने पहले देखा था बदनौर के अंदर दोस्तों, कुशाल माता का बदनौर युद्ध के बाद करवाया था ना कुशाल माता मंदिर का विजय की उपलक्ष्य के अंदर दोस्तों। तो ये थे इनके मंदिर। और सबसे एक मुख्य इनका जो मंदिर आता है वो आता है दोस्तों श्री रणकपुर जैन मंदिर पाली दोस्तों। अब देखिए मित्रों यहां पे निर्माण दरणक शाह जैन व्यापारी के द्वारा इसका करवाया गया, लेकिन आर्थिक सहायता किसके द्वारा की गई है? राणा कुंभा के द्वारा यहां पर की गई है। इसका अन्य नाम है चौमुका मंदिर। जो रणकपुर जैन मंदिर है इसी को चौमुका मंदिर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। संबंध इसका है वो है जैन धर्म से। किससे संबंध है इसका? जैन धर्म से इसका संबंध है दोस्तों। कुल इसके अंदर 1444 खम्भे, 1444। इस वजह से इसको स्तंभों का अजायब घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्तंभों का अजायब घर। तो यह था रणकपुर जैन मंदिर।
अब क्योंकि कुंभा है, इन्होंने ग्रंथों की रचना बहुत की थी मित्रों। तो चलते हैं कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ, ये रहे आपके। और ये क्वेश्चन एग्जामों में बहुत आया दोस्तों, अभी बता रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन एग्जामों के अंदर बहुत बार पूछा भी गया है, इसलिए आपको याद रखना है इसको। देखिए, संगीत राज 5 भागों में है। संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, कामराज, रतिसार, रसिक प्रिया, ये सभी के सभी जो ग्रंथ है ये किनके द्वारा है? कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ है दोस्तों। और हर एक आपके लिए क्या रहेगा यहाँ पे? इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है। अब देखिए, राणा कुंभा का जो वाद्य यंत्र था वो था वीणा, इनका संगीत गुरु था वो था सारंग व्यास, और इनका दरबारी था मंडन। वापस देख लीजिए, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, कामराज, रतिसार, रसिक प्रिया, ये इनके प्रसिद्ध ग्रंथ है। वाद्य यंत्र ये यूज में लेते थे वीणा, और संगीत गुरु था इनका सारंग व्यास दोस्तों। अब देखिए, इनके दरबारी की अगर हम बात करते हैं तो इनका दरबारी कौन है? दरबारी है इनका मंडन दोस्तों। और मंडन के ग्रंथ है राजवल्लभ, वास्तुसार, रूपमंडन, देवमूर्ति प्रकरण दोस्तों। एकलिंग महात्म्य नामक ग्रंथ जिसका प्रथम भाग है उसमें राजवर्णन किया गया है, वो किसके द्वारा किया गया है? कुंभा ने दोस्तों। एकलिंग महात्म्य नामक जो ग्रंथ है उसका जो प्रथम भाग अगर हम उठाते हैं तो उसके अंदर मेवाड़ राज्य का वर्णन मिलता है, और वो किया था कुंभा ने। इसको पूर्ण किया था कान्हा व्यास ने दोस्तों। कुंभा की पुत्री थी रमाबाई, जो क्या थी? एक संगीतज्ञ थी। और यह क्वेश्चन 2021 के अंदर पूछा गया था एक भर्ती के अंदर, जिसका उपनाम था वागीश्वरी, और उसको जावर का परगना कुंभा के द्वारा दिया गया था। कहां का? जावर का परगना दोस्तों। अब देखिए, यहां पर हम आगे शासकों की तरफ ही तो बढ़ना है ना, कुंभा ही लंबे समय तक जीवित नहीं रहेंगे। अब चलते हैं कुंभा के पुत्रों की ओर। कुंभा के पुत्रों की जब हम बात करते हैं तो कुंभा के पुत्र है उदा व रायमल। उदा ने 1468 ईस्वी में मामादेव कुंड यानी कुंभलगढ़ में अपने पिता कुंभा की क्या कर दी थी? हत्या। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने आ गई है, मेवाड़ का कलंक, मेवाड़ का प्रथम कलंक, उदा द्वारा कुंभा की हत्या करना मेवाड़ का क्या है? प्रथम कलंक है दोस्तों। बन गया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो यहां पे देखिए, पुत्र है 2, उदा और रायमल, पुत्री है रमाबाई। उदा ने की पिता की हत्या और बन गए शासक। अब देखते हैं कितने दिनों तक जिन्होंने अपने पिता का ही मर्डर कर दिया है वो आगे क्या शासन कर पाएंगे। तो चलते हैं उदा या उदयकरण की ओर, 1468 से 73 की ओर। मेवाड़ का पितरहंता, मेवाड़ी सरदारों ने इनको क्या किया? गद्दी से उतार दिया, और ये कहाँ चला गया? मांडू चला गया, और मांडू में आकाशीय बिजली गिरने से उदा की हो जाती है मृत्यु। इन्हीं का भाई है उदा, और रायमल 2 भाई थे, तो इन्हीं का भाई है रायमल, जो अगला क्या बनेगा? शासक बनेगा। रायमल बनेगा अगला शासक दोस्तों। चलिए रायमल की ओर। रायमल शासक बनाया, वो बनाया 1473 ईस्वी में, और कब तक शासक रहा है? 1509 ईस्वी तक रायमल शासक रहा है दोस्तों। तो ये भी आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए, रायमल, इनकी पत्नी है श्रृंगार देवी, जो क्या? राव जोधा की पुत्री है। राव जोधा कहां के? मारवाड़ के शासक है, जिन्होंने जोधपुर बसाया, मेहरानगढ़ दुर्ग बनवाया। गोशुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया श्रृंगार देवी ने। श्रृंगार देवी ने गोशुंडी बावड़ी का क्या करवाया है? निर्माण करवाया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रायमल ने अद्भुत शिव मंदिर बनवाया। इनकी पुत्री थी आनंदी बाई, जिसका विवाह सिरोही के राव जगमाल के साथ किया गया। रायमल की पुत्री है आनंदी बाई, जिसका विवाह किया गया है सिरोही के राव जगमाल से दोस्तों। रायमल के समय जो शिल्पी था वो था अर्जुन दोस्तों, और इनके पुत्र थे पृथ्वीराज सिसोदिया, जेमल और संग्राम सिंह प्रथम यानी सांगा। तो यहां पे देखिए, रायमल के 3 पुत्र है, और 3 पुत्रों के अंदर लंबा संघर्ष यहां पर चलने वाला है, वो भी आपके क्या लिए रहेगा? इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। 3 पुत्र, पृथ्वीराज सिसोदिया, जेमल और सांगा दोस्तों। अब देखिए, तीनों पुत्रों के बारे में बेसिक जानकारी। पृथ्वीराज सिसोदिया, जिनको उड़वा राजकुमार कहा जाता है, पत्नी तारा के नाम पर तारागढ़ अजमेर बनवाया। इनके बहनोई थे जगमाल,
ने जहर देकर इनको मार डाला और इनकी छतरी कुंभलगढ़ में 12 खंभों की है दोस्तों। ये थे पृथ्वीराज सिसोदिया। अब ये पृथ्वीराज सिसोदिया है, इनको अपने बहनोई ने जेर दिया। कारण क्या बना था? क्योंकि इन्होंने अपने छोटे भाई सांगा की एक आंख भी फोड़ दी थी। ये भी याद रखना है दोस्तों, आंख फोड़ दी थी ना सांगा की एक। कारण क्या बना था कि जब एक चारण जाति की पुजारिन महिला थी, उसने क्या कहा था, शासक बनने की भविष्यवाणी वो करती थी और उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि अगला जो मेवाड़ का शासक बनने वाला है वो है बनने वाला संग्राम सिंह सांगा। और इस पर पृथ्वीराज सिसोदिया ने सांगा को मारना चाहा तो मरे तो नहीं, लेकिन उनकी आंख वहां पर फोड़ दी गई। वहां से सांगा निकलते हैं और कहां जाते हैं? अजमेर। जो हम सांगा के बारे में यहां पे देखिए, इनका दूसरा भाई है जेमल, जो सोलंकियों से युद्ध करते हुए क्या हो गया? मृत्यु उसकी हो गई दोस्तों। अब 2 भाई मर गए हैं, बच्चे कौन है? संग्राम सिंह। अब देखिए, संग्राम सिंह यानी सांगा, चारण जाति की पुजारिन महिला ने शासक बनने की भविष्यवाणी की। पृथ्वीराज ने सांगा की एक आंख फोड़ दी। जब इन ऊपर अटैक किया गया तो अटैक के बाद ये वहां से निकले, मेवाड़ से निकले और अजमेर आए। अजमेर के अंदर इनको पंवार थे, नाम था उनका करमचंद। क्या नाम था? करमचंद पंवार। उन्होंने क्या दी? इनको शरण दी दोस्तों। और जब पृथ्वीराज सिसोदिया है, इनको मार दिया जाता है जगमाल के द्वारा, तो वापस जाकर शासक बन जाते हैं। अब देखिए, अगले जो शासक बने वो बने महाराणा सांगा, 1509 से 1528 तक दोस्तों। देखिए, इनके पिता रायमल, माता रतन कुंवर, दादा कुंभा शरण अजमेर के करमचंद पंवार के पास। जब पृथ्वीराज ने अटैक किया तो वहां से निकले और अजमेर आ गए करमचंद पंवार के पास। उपनाम या उपाधि की बात करें तो हिंदूपत इनको कहा जाता है। सैनिकों का भग्नावेश कर्नल टोड ने इनको कहा, सैनिकों का भग्नावेश। सांगा ऐसे शासक बने जो बहुत युद्ध लड़ते हैं दोस्तों। ये नहीं है कि युद्ध कम लड़ते हैं, बहुत अच्छे अच्छे युद्ध लड़ते हैं और लगभग युद्ध है उनमें विजय भी ये प्राप्त करते हैं दोस्तों। अब चलते हैं राणा सांगा के युद्धों की ओर। पहला युद्ध खातौली का युद्ध, ये रहा खातौली का युद्ध 1517 के अंदर सांगा वर्सेज इब्राहिम लोदी के मध्य। खातौली आपकी कोटा के अंदर। सांगा विजयी रहा, लेकिन एक हाथ और एक पैर इस युद्ध के अंदर उनके क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं। तो देखिए यहां पे खातौली का युद्ध 1517 में सांगा के एक हाथ कट जाते हैं, एक हाथ और एक पैर कट जाते हैं, फिर भी सांगा इसमें विजय को प्राप्त करते हैं दोस्तों। खातौली के युद्ध के अगले ही साल 1518 में हो जाता है बाड़ी का युद्ध। बाड़ी है धौलपुर में, सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। वही इब्राहिम लोदी वापस आ गया है और इसमें भी विजय कौन प्राप्त करता है? सांगा प्राप्त करते हैं। फिर अगले साल गागरोन का युद्ध हो जाता है 1519 में। कहां पर है गागरोन? झालावाड़ के अंदर। सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य। और विजय कौन प्राप्त करते हैं? इसमें विजय प्राप्त करते हैं महाराणा सांगा दोस्तों। तो रेगुलर युद्ध 3 लड़े हैं 3 साल, लेकिन तीनों में प्राप्त विजय की है सांगा ने। इसके बाद सांगा और बाबर के मध्य युद्ध होने लग जाएंगे। कारण क्या बनेगा वो भी हम देख लेंगे दोस्तों। अब देखिए मित्रों, अब होगा बाबर वर्सेस सांगा। इतनी देर नॉर्मल युद्ध चले तो देखिए राणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध दोस्तों। पहला बयाना का युद्ध जो हुआ 16 फरवरी 1527। यह बयाना का युद्ध ही कारण बनता है खानवा के युद्ध का। देखिए बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 को कहां है? बयाना भरतपुर में। मध्य सांगा की सेना और बाबर की सेना। विजय कौन प्राप्त हुआ? यहां पे सांगा ने यहां पर विजय प्राप्त किए, सांगा की सेना ने विजय प्राप्त की है। परिणाम खानवा का युद्ध, इसी का परिणाम निकलता है और खानवा का युद्ध होता है दोस्तों। अब चलिए खानवा की युद्ध की ओर। डेट याद रखना है किनके मध्य हुआ, कहां पर है, यह याद रखो आप। अब देखिए खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527, वो 16 फरवरी 1527 यानी 1 माह के बाद खानवा का युद्ध होता है। खानवा है कहां पर? रूपवास तहसील भरतपुर में है। खानवा का युद्ध राणा सांगा व बाबर के मध्य हुआ, जिसमें विजय किसने प्राप्त की है? बाबर ने विजय प्राप्त की है। और इसी विजय के बाद बाबर विजय हुआ और उपाधि धारण की है गाजी की उपाधि। यह भी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। गाजी की उपाधि यहां पर धारण करते हैं कौन? कौन दोस्तों? बाबर।
आ गया समझ में यहां पर दोस्तों। अब आगे देखिए मित्रों, आगे हम देखते हैं राणा सांगा पराजित कारण सहलदी तंवर व खानजादा नागौर ने विश्वासघात किया। जब युद्ध प्रारंभ होता है उस समय सहलदी तंवर और खानजादा राणा सांगा की तरफ से थे, लेकिन बीच युद्ध में उस ओर चले जाते हैं दोस्तों। इसी वजह से क्या हो जाता है, सांगा ये युद्ध है वो हार जाते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके लिए रहेगी, ये खानवा का युद्ध। अब यहां पे खानवा का युद्ध इतना सा नहीं है कि छोटा सा युद्ध है। खानवा के युद्ध में करीब करीब राजपूत राजाओं ने या राजस्थान के जो शासक थे उन्होंने भाग लिया था। तो चलिए देखते हैं खानवा युद्ध में सांगा की सहायता के लिए कौन कौन आए। देखिए पाती परवन कहा जाता है पत्र लिखकर सहायता मांगना, योजना बनाना। अब देखिए आमेर से पृथ्वीराज कच्छावा जो वीरगति को इस युद्ध में प्राप्त होते हैं। मारवाड़ से आए थे कुंवर मालदेव जो गंगा के पुत्र थे। बीकानेर से आए थे कुंवर कल्याणमल, ये जो मालदेव आए ना ये 4000 सैनिकों के साथ आए हैं यहाँ पे। बीकानेर से आए कुंवर कल्याणमल जो राव जेतसी का पुत्र था। चंदेरी से आए मेदेनी राय जो जिनको गागरोन की जागीर दी गई। जगनेर भरतपुर से आए अशोक परमार जिनको उपरमाल है उसकी जागीर दी गई। हसन खां मेवाती एकमात्र मुस्लिम सेनापति थे। और जालाजा सादली से आए जिन्होंने सांगा के राजचिन्ह धारण किए थे। जब युद्ध में सांगा घायल हो जाते हैं तो घायल होने के बाद जालाजा है उन्होंने सांगा के जो राजचिन्ह है वो धारण करके युद्ध को आगे जारी रखा दोस्तों। ये थे सांगा की तरफ से। अब देखिए बाबर इस युद्ध में जीतता है, लेकिन यह मान के चलो कि सांगा की जो सेना थी वो बाबर के 3 सैनिकों के बराबर सांगा का 1 सैनिक था और बराबर सेनाएं थी, फिर भी क्यों आ रहा। देखिए ओजस्वीपूर्ण भाषण व कुशल अभिनेता की तरह सेना को मनाना। तोप का नहीं, तोपची थे उस्ताद अली व मुस्तफा जो बहुत ही खतरनाक तोपची माने जाते थे। तुलुगुमा पद्धति अपनाई, दोनों ओर से हमला कर दिया। जैसे कि यहां से हम देखें इसको कि देखिए यहां पर यह आ रही है सांगा की सेना, यह आ रही है सांगा की सेना और यह है बाबर की सेना। यह किसकी है, बाबर की सेना। तो बाबर ने क्या किया, आधी सेना को तो सामने से भेज दिया इस प्रकार से, यह जा रही है और जो ये सेना है इसको साइड से लेकर पीछे से अटैक करवा दिया, यहां से पीछे से अटैक। अब देखिए यहां से भी अटैक, यहां से भी अटैक, बीच में रह गई सेना और चारों ओर से सेना को घेर लिया। यही थी तुलुगुमा पद्धति। मुगल व्यापारियों से तमगा कर हटाना, बाबर ने जो मुगल व्यापारी थे उनका तमगा कर हटा दिया, जिससे पूरे मुगल क्या हो गए थे, एक हो गए थे। और जिहाद यानी कि धर्म युद्ध का नारा बाबर ने इस युद्ध में दिया, उसकी वजह से भी उनको जीत मिली दोस्तों। ये मुख्य कारण जीत के बने दोस्तों। अब देखिए यहां से अच्छी अच्छी जानकारी और बच जाती है अभी सांगा के बारे में। घायल सांगा का इलाज किया गया बसवा दोसा में। सांगा को जहर दिया गया इरीच यानी ईरची में, सैनिकों के द्वारा ही, मध्य प्रदेश में। सांगा की मृत्यु होती है कालपी यूपी के अंदर 30 जनवरी 1528 को। और सांगा की जो छतरी है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में 8 खंभों की छतरी है। सांगाई छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में 8 खंभों की छतरी है। राणा सांगा के पुत्रों की हम बात करते हैं तो रतन सिंह द्वितीय हैं, विक्रमादित्य हैं, उदय सिंह है और भोजराज है। भोजराज तो क्या है, शासक नहीं बने, बाकी तीनों क्या बनेंगे, शासक बनेंगे दोस्तों। अब चलिए मित्रों आगे देखते हैं। यहां से देखिए सांगा को जो इलाज हुआ था बसवा में हुआ था, जहर दिया गया था इरची के अंदर। सांगा की मृत्यु कालपी में हुई थी और छतरी है मांडलगढ़ में। हर चीज अलग है, यहां पे कहां पर मृत्यु होती है लेकिन कहां पर छतरी बनी हुई है, हर चीज आपको याद रखनी है। इन्हीं के पुत्र, सांगा के ही पुत्र बन जाते हैं रतन सिंह द्वितीय शासक। देखिए मित्रों 1528 से 1531 सांगा का पुत्र बूंदी के सूरजमल के साथ लड़ते हुए मारा गया 1531 में। बात है 1531 की, बूंदी का शासक था सूरजमल, उसे लड़ते हुए मारा कौन गया है, रतन सिंह मारा गया है दोस्तों। रतन सिंह के बाद इन्हीं के भाई विक्रमादित्य शासक बनते हैं। विक्रमादित्य शासक बने हैं, लेकिन सबसे बड़ी देखिए विक्रमादित्य सांगा और जो
कर्मावती या जो कर्णावती है उनका पुत्र था, तो इनकी संरक्षिका, छोटे उम्र में थे, संरक्षिका कर्मावती मां यानी सांगा की पत्नी इनकी क्या बनी है, संरक्षिका बनी है दोस्तों। गुजरात के थे बहादुर शाह, उन्होंने क्या कर दिया, गुजरात के बहादुर शाह का आक्रमण हो जाता है 1533 में। कर्मावती ने रणथंबोर का किला देकर बहादुर शाह से पहले जो पहला आक्रमण होता है उसमें क्या कर ली है, संधि कर लिए दोस्तों। लेकिन वो कहां पर रुकने वाला था, उसने क्या किया दोस्तों, दूसरा आक्रमण, बहादुर शाह ने विक्रमादित्य या चित्तौड़ पर दूसरा आक्रमण कर दिया 1534 में। जैसे ही खबर मिलती है कर्मावती को कि बहादुर शाह अटैक करने आ रहे हैं, तो बहादुर शाह के अटैक की सुनते ही जो कर्मावती है उसने हुमायूं के पास राखी भेजी और सहायता की याचना की। परंतु हुमायूं सहायता के लिए तो आया, लेकिन सहायता वो समय पर नहीं पहुंच पाया। सहायता न मिलने के कारण कर्मावती ने क्या किया दोस्तों, कर्मावती है वो अपने पुत्र, एक तो है विक्रमादित्य जो शासक है, छोटा पुत्र है भी है, बड़ा नहीं हुआ है, विक्रमादित्य और उदय सिंह को अपने मायके ले गई। उदय सिंह है, मायका कहां पर था, कर्मावती का मायका था बूंदी में, वहां लेकर इनको चली गई दोस्तों। आ गया समझ में यहां पर। तो कर्मावती ने राखी भेजकर हुमायूं से सहायता मांगी, लेकिन हुमायूं नहीं आया। ये आया था हुमायूं, लेकिन वो बाद में आएगा, चित्तौड़ जीतेगा वापस और वापस लेगा दोस्तों। अब देखिए यहां पर जब नहीं आया तो बहादुर शाह का अटैक जारी है चित्तौड़ पे, और इस समय हो जाता है दूसरा साका। 1303 में पहला साका, दूसरा साका कब हो रहा है, 1534-35 के अंदर दोस्तों। शासक कौन है, यहां से जानकारी आपको शासकों के बारे में ही देखनी है। शासक कौन है, विक्रमादित्य चला गया, ये तो ननियाल। केसरियां किसने किया, रावत बाघ सिंह ने, रावत बाघ सिंह ने यहां पर केसरियां किया है दोस्तों। जौहर किया कर्मावती ने लगभग 1300 महिलाओं के साथ, 1300 महिलाओं के साथ जौहर किया कर्मावती ने दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आक्रमणकारी कौन है, बहादुर शाह, जो गुजरात के शासक बहादुर शाह है वो क्या है, यहां पर आक्रमणकारी है दोस्तों। 1536 में बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। 1536 के अंदर विक्रमादित्य की हत्या हो जाती है बनवीर के हाथों, और बनवीर मेवाड़ का शासक बन जाता है। लेकिन बनवीर तो बन गया है, लेकिन विक्रमादित्य का एक भाई है उदय सिंह, वो तो भी जीवित ही है ना मित्रों, वो तो भी क्या है, जीवित। तो विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद बनवीर उदय सिंह की हत्या करने जाता है, लेकिन वहां पर मिलती है उसको पन्नाधाय, और पन्नाधाय का पुत्र था चंदन। जहां पर उदय सिंह सो रहे थे, छोटा पुत्र था, छोटी एज में था ये, उदय सिंह सो रहा था, वहां पर पन्नाधाय ने चंदन को सुला दिया, और उदय सिंह को लेकर ये कहां चली गई, कुंभलगढ़ चली गई दोस्तों। अब देखिए यह बन गए हमारे बनवीर शासक दोस्तों। बनवीर से रिलेटेड भी कोई भी जानकारी है तो हमें यहां पर पूरी की पूरी लेनी होगी दोस्तों। बनवीर के बाद महाराणा उदय सिंह अगले शासक बनने वाले हैं। तो देखिए मित्रों, शासक कौन बने हैं, बनवीर यहां पर शासक बने हैं। पृथ्वीराज सिसोदिया की पासवान, पृथ्वीराज सिसोदिया की पासवान पुतलदे का पुत्र था। ये जो शासक बनाया ना बनवीर, ये पृथ्वीराज सिसोदिया जो आपके विक्रमादित्य उदय सिंह का सबसे बड़ा भाई था, उसका क्या था, पासवान पुत्र था। याद रखना है दोस्तों, दासी पुत्र था ये। अब देखिए यहां पे निर्माण, तुलजा भवानी मंदिर चित्तौड़ का इन्होंने निर्माण करवाया। इसके अलावा नवलखा महल का, चित्तौड़ के अंदर नवलखा महल है चित्तौड़ में, उसका निर्माण भी बनवीर ने ही करवाया था। बनवीर उदय सिंह को मारना चाहता था, परंतु दाई मां ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की क्या कर ली, रक्षा कर ली दोस्तों। पन्नाधाय जिनको त्याग व बलिदान की मूर्ति कहा जाता है। तो मित्रों एक साथ अगर हम पूरा दिन करने की ओर बढ़ेंगे तो हमें कुछ याद नहीं रहेगा। तो आज की क्लास हम यहीं पर यानी कि बनवीर पर चलते हुए एंड करते हैं। अगली क्लास हमारी भाग 2 आएगा जो राणा शाखा सिसोदिया वंश का, उसमें महाराणा उदय सिंह से आगे हम अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो क्लास कैसी लगी एक बार सभी साथी है वो कमेंट करके जरूर बता दें। वीडियो को लाइक शेयर, और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।